तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस के ग्राफ को देखा, उनके डोमेन को देखा, रेंज को देखा और उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस किस इनपुट के लिए वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, कौन कौन से इनपुट के लिए वो नेगेटिव आउटपुट देगा और कौन कौन से इनपुट के लिए वो जीरो आउटपुट देगा। फिर उनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि जैसे साइन फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक होता था, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता था। करेक्ट है, फाइन। मैक्सिमम वैल्यू उनकी देख ली, मिनिमम वैल्यू उनकी देख ली। अब हम बात करेंगे टेन फंक्शंस की। टेंजेंट फंक्शन बोलते हैं, टेंजेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो टेन फंक्शन है ना, अब पहली बात तो आपको पहले देख लो कि टेन ऑफ थीटा या टेन ऑफ एक्स जो होगा वो होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये इसकी प्राइमरी डेफिनेशन है। तो कॉस एक्स तो डिनोमिनेटर में आ गया, cos x डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब tan x इज नॉट डिफाइंड, tan x इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा इफ cos ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो cos ऑफ x जहां जहां जीरो होगा, जिस जिस x के लिए cos ऑफ x जीरो होगा वो x मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। वो x अगर डोमेन में रहेंगे तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में से उन सारे x को आपको हटा देना है। तो रियल नंबर में ऐसे x को ढूंढिए जिसके के लिए कोसाइन फंक्शन जीरो हो जाता है। तो अभी अभी आपने कोसाइन का ग्राफ देखा था। कोसाइन x जीरो कब होता है, cos x इज जीरो कब होता है, जब cos 2n+1 इंटू पाई बाई टू होता है तब ये जीरो होता है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर और इसको सबट्रैक्ट कर दो, 2n+1 पाई बाई टू का मल्टीपल, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका n बिलोंग्स टू z। इसको अभी नहीं लिखते, नहीं तो आप और थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो ये बन गया इसका डोमेन। डोमेन क्या हो गया बोलो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। सो r माइनस 2n+1 पाई बाई टू। और ये माइनस क्यों किया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि इस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू में कोसाइन का वैल्यू जीरो आता है। और टेन फंक्शन में उसके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग द साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स तो डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ अगर है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स का, बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ। तो फिर किसके लिए कोसाइन फंक्शन जीरो होता है, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के लिए। तो उनको हटा दिया साहब, तो बन गया डोमेन। ठीक है, और रेंज इसका कोई भी रियल नंबर होगा, रेंज इज आर, मतलब ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में होगा। मतलब जो tan x है आउटपुट है वो आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ इंक्लूडिंग का साइन नहीं आएगा। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ये रियल नंबर नहीं है, शुरू से बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या है अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ते ना तो आपको प्रॉब्लम जाती है। अगर एक बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं तो बहुत बिगिनिंग से बता रहा हूँ, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच के जितने भी नंबर्स है वो रियल नंबर है, लेकिन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है। तो अब ये जो tan x की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में होगी। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। तो पहले लिख लेते हैं tan x का डोमेन कैसा है। तो tan फंक्शन जो है वो r माइनस 2n+1 पाई बाई टू, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z लिख देते हैं। अब टू रियल नंबर, ये इसका क्या बन गया बोलो, इसको हम बोलते हैं डोमेन और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रेंज। कोई भी रियल नंबर इसका आउटपुट हो सकता है। क्लियर है, फाइन। तो ये सारी चीज़ों को तो आपने समझ लिया, ठीक है साहब। तो अब इसका जीरो कहाँ पे, tan कौन से इनपुट के लिए जीरो देगा उसको भी देखेंगे, और कहाँ का ये पॉजिटिव देगा और कहाँ का ये नेगेटिव देगा उसको भी देखेंगे। उसके लिए उसका ग्राफ मालूम होना चाहिए। चलिए ग्राफ में आते हैं। तो ग्राफ इसका इस प्रकार का बनता है। देखिए इसके ग्राफ को बनाने के लिए, हाँ यहाँ बनाता हूँ मैं छोटे लेवल पे, ठीक है। ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये जीरो और ये पाई बाई टू, और ये मैंने माइनस पाई बाई टू लिया। अब मैंने ये देखिए, आप ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम चल गया है कि पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू और माइनस 3 पाई बाई टू, वैसे 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इसके डोमेन में है ही नहीं। इस पर तो ये फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इस प्रकार का अभी बनाया।
ठीक है। और फिर इसका शेप जो होता है ना वो इस प्रकार का आता है। शेप को देखेंगे, अब शेप को देखेंगे, इस प्रकार का ये शेप होता है। ठीक है, तो अब ये बन गया स्टूडेंट्स 10x का ग्राफ। तो 10x के ग्राफ में अगर आप बात देखेंगे तो ये 0 से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन के सिमेट्रिक भी दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। और 0 से लेके π/2 के बीच के जो इनपुट्स है उसके लिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और π/2 के ऊपर ये कोई वैल्यू नहीं देगा, नॉट डिफाइंड है, डोमेन में नहीं है। और डोमेन में नहीं है का मतलब ये जो ग्राफ है इसको टच नहीं करेगा, π/2 के लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच कर देगा तो इसका मतलब π/2 भी इनपुट है और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाएगा। π/2 इनपुट है ही नहीं, क्योंकि ये π/2 या -π/2 या 3π/2 या ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, डोमेन से हटा दिए मतलब ये ग्राफ जो है इसको टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। ठीक, ओके। तो ये तो हमने अभी एक लूप बनाया स्टूडेंट्स, ऐसे ही लूप हम आगे बनाएंगे। चलिए एक और लूप बनाते हैं। तो π/2 हो गया, तो इतने रेंज पे π/2, तो यहाँ पे हमने पाई ले लिया, यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं, ये पाई ले लिया और इधर कर देते हैं हम 3π/2, ठीक है, और ये है पाई। तो अब ये जो दूसरा लूप बनेगा ये इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो इसको फिर ब्लैक से कर देते, ये बन गया दूसरा लूप, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन अपने इसी एरिया में है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग π/2 और -π/2, फिर इसके बीच में ये कंटिन्यूअस है वहां तक, ठीक है। ये हमारे पास में ग्राफ बनते जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि 0 और π/2 के बीच में अगर इनपुट है, इनपुट x किसके बीच में है बोलो, 0 और π/2 के बीच में है ना। x अगर 0 और π/2 के बीच में इनपुट है तो आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर π/2 से लेके π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक इनपुट है तो आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। देखो, अगर इनपुट π/2 और पाई के बीच में है तो आपका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट है। ये रीड आउट करने के तरीके हो गए। ऐसा ही लूप इधर भी बना सकते थे आप, ठीक है। इधर लूप बना लेते हैं, एक और लूप बना लेते हैं, फिर बाकी छोड़ देते हैं। पीरियोडिक फंक्शन तो है, ठीक है। फिर पीरियड क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन है। ये हो गया आपका -π, ये -3π/2, ठीक है। और अब इसका ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार का बनेगा, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा 10x का ग्राफ, y(f(x) = 10(x). अब आप देख लीजिए कि इसका डोमेन जो है वो r-2n + 1 π/2, मतलब π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 लाइक दैट, इनके लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब ग्राफ इनको टच नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ते जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो 0 से लेके π/2 तक के का जो भी इनपुट है उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा, और π/2 से लेके पाई तक के जो भी इनपुट है उसके लिए नेगेटिव वैल्यू देगा, पाई से लेके 3π/2 तक के जो भी इनपुट है उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। सब बात सही है। अब 0 पे आते हैं, तो देखो ये 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, -π पे 0 है, और डेफिनेटली sin x अपॉन cos x है। तो अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए, न्यूमरेटर 0 हो जाए और डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए अपार्ट फ्रॉम 0, 0 तो होना नहीं चाहिए, वो तो 0 होगा भी नहीं क्योंकि डोमेन में है ही नहीं जिसके ऊपर cos x फंक्शन 0 होता है, हमने हटा दिया पहले ही। तो अब cos x 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू लेगा जो -1 और 1 के बीच में, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर वो कोई भी वैल्यू लेगा -1 और 1 के बीच में। लेकिन अगर न्यूमरेटर 0 बन जाए तो फिर tan x 0 हो जाएगा। तो tan x कहाँ कहाँ 0 होगा, जहाँ जहाँ sin x 0 होगा, जहाँ जहाँ sin x 0 होगा। तो डेफिनेटली tan x = 0, tan x = 0, x = n(π), n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n(π) के ऊपर ही sin x 0 हो जाता, दैट गिव्स sin x = 0। जहाँ जहाँ sin x = 0 होगा तो sin x कहाँ 0 होता है, तो n(π) पे 0 होता है। तो अब tan x कहाँ कहाँ पॉजिटिव है ये भी देख लिया, tan x कहाँ कहाँ नेगेटिव है ये भी देख लिया, tan x कहाँ कहाँ 0 है इसको भी हमने चेकआउट कर लिया है।
तो देखिए ग्राफ तो आपको बनाते आना चाहिए। ग्राफ बनाने के बाद में इसको रीड आउट करना चाहिए। ये फंक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब इनपुट बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट बढ़ते जाता है। इस पर्टिकुलर रेंज में बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर -π/2 और π/2 के बारे में बात करेंगे तो करेक्ट है कि नहीं? हाँ फाइन, कोई इशू नहीं है। ओके, ग्राफ सिमेट्रिक भी है, ओरिजिन के ये भी दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ओके फाइन, अब आते हैं हम कॉस फंक्शंस के ऊपर। tan x का 0 का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया, कोई इशू नहीं। डोमेन भी चेकआउट कर लिया, रेंज भी चेकआउट कर लिया, काफ़ी बातें इसमें हमने देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन होगा, वो होगा आपका कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट फंक्शन, तो कोटेंजेंट फंक्शन, अब जैसे आपने tan x को डिफाइन किया है, जिस हिसाब से आपने इसका डोमेन और रेंज निकाला है, उसके हिसाब से ये आप कॉट फंक्शंस के भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं और उसको स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं। तो पहले तो cot x जो होता है वो cos x अपॉन sin x आ गया। sin x आपका डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड इफ sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 है, मतलब x क्या होना चाहिए, n पाई। तो देयरफॉर डोमेन, अब आपको कोई इशू नहीं है, डोमेन ऑफ cot फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, लेकिन उसमें से n पाई को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स n इज z, तो ये बन गया डोमेन। क्योंकि n पाई के ऊपर sin x 0 हो जाएगा और sin x इस बार डिनोमिनेटर में है। cot x की डेफिनेशन होती है cos x अपॉन sin x, तो ये बन गया डोमेन। और इसका रेंज की बात करते हैं, इसका रेंज भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर ये ले सकता है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, अब इसके ग्राफ को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब इसके ग्राफ को जब बनाएंगे तो थोड़ा स्मार्ट हो जाएगी। ये 0 है और ये पाई है। अब 0 और पाई के बीच में लूप रहेगा, 0 और -π के बीच में लूप रहेगा, ठीक है। π/2 यहाँ से ये ग्राफ पास होगा जिसके ऊपर ये वैल्यू 0 देने वाला है, तो ये ग्राफ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। यहाँ -π/2, तो ये ग्राफ इस प्रकार का आएगा। कहाँ टच नहीं करेगा, 0 पे टच नहीं करेगा, -π पे टच नहीं करेगा, पाई पे टच नहीं करेगा, और फिर आगे इस प्रकार का लूप चलते रहेगा। ये बन गया y एक्सिस, ये टच नहीं करेगा, ठीक है, और ये इधर का x एक्सिस, और ऐसे ही लूप आप निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली अब समझ में आ गया कि π/2 पे tan 0 दे रहा है, -π/2 पे tan 0 देगा, 3π/2 पे tan 0 देगा, करेक्ट है कि नहीं? मतलब जहाँ जहाँ cos 0 होगा वहाँ वहाँ पे cot 0 हो जाएगा। tan की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, cot की बात कर रहा हूँ। π/2 पे cot 0 है, -π/2 पे cot 0 है। जहाँ जहाँ cos 0 हो जाएगा वहाँ वहाँ cot 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर वाली चीज़ है। तो देयरफॉर cot x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2n + 1, π/2 ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ cos x 0 है और जहाँ जहाँ sin x 0 है वहाँ वहाँ पे तो वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन है तो फिर वो नॉट डिफाइंड वाले टर्म्स है ना, उनको डोमेन में से ही हटा दिया तब जाके वो डोमेन बना। तो रियल में से ये n पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये बन गया डोमेन। इन सब रियल नंबर्स के लिए ये कोट फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो इसीलिए ग्राफ में आप देखेंगे कि ये ग्राफ कभी भी 0 पाई है ना, ये पाई है, ठीक है, 0 पाई, ये -π है, 2π 3π -2π -3π को टच नहीं करेगा क्योंकि वो डोमेन में नहीं होते हैं। और इस प्रकार से आप ये भी पढ़ सकते हैं कि 0 से लेके π/2 अगर इनपुट हो तो इस बार ये पॉजिटिव है, और π/2 से लेके पाई तक के इसका अगर इनपुट है तो ये नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, करेक्ट है क्या? हाँ फाइन। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा कॉट फंक्शंस का ग्राफ, कोई इशू नहीं है। और अब हम बात करते हैं सेक फंक्शन और कोसेक फंक्शंस के ग्राफ। और जो हम बात कर रहे हैं जिस फंक्शन की वो है कोसेक फंक्शन और सेक फंक्शन। अगर कोसेक फंक्शन और सेक फंक्शंस के ग्राफ भी आपको बनाना आ गया ना तो आप समझ लीजिए कि आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं। अब ये ग्राफ को कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आसानी से आपको बता दूंगा। देखो, जब भी कोसेक फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे तो आपको साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा,
पहला पॉइंट, या फिर सेक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो आपको कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है कि अपने को अगर कोसेक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, और अगर सेक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और फिर अब डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो वो भी वहाँ से निकलेगा। तो पहले हम बात करते हैं, फिफ्थ फंक्शन हो गया हमारा और कोसेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन, ठीक है। तो कोसेक क्या होता है आपको मालूम है, कोसेक ऑफ एक्स इक्वल टू 1/sin x, साइन एक्स डिनोमिनेटर में आ गया तो कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड किसके लिए नॉट डिफाइंड होगा, फॉर साइन एक्स इक्वल टू वो एक्स के लिए जिनके लिए साइन एक्स 0 है, और साइन एक्स 0 होता है मतलब एक्स क्या होता है, एन पाई होता है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो आर में से हम वो सारे एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसके लिए कि साइन 0 होता है, करेक्ट है। तो आर माइनस एन पाई ये इसका डोमेन हो गया। अभी रेंज की बात करते हैं, रेंज को निकालेंगे। देखो रेंज के लिए निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ग्राफ को पहले बना लीजिए। तो ग्राफ इसका किस प्रकार का होता है, तो जैसे मैंने बोला था कि पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये साइन एक्स के ग्राफ को आप पहले बना लीजिए और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसके ग्राफ को आपके कॉस फंक्शन के ग्राफ को, कोसेक फंक्शन के ग्राफ को। तो ये तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अभी ये 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये हो गया आपका माइनस पाई, करेक्ट है। फाइन, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 और ये वैल्यू हो गई -1। तो ये तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। जब भी मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लूंगा तो कोसेक एक्स का ग्राफ आसानी से मेरा बन जाएगा। अब आपको क्या है कि आप ये देखेंगे कि डोमेन में ये पाई नहीं है, डोमेन में ये 0 नहीं है, डोमेन में ये माइनस पाई नहीं है, इनफैक्ट डोमेन में ये इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं है, करेक्ट है, ठीक है साहब। और फिर साइन एक्स का जब ग्राफ बनाते हैं तो फिर आप इसका ग्राफ इस प्रकार से बनाएंगे। ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया और आप कोसेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो वो इस प्रकार से इसको टच न करते हुए, यहाँ से इस प्रकार से टच करते हुए ये, ठीक है, ये बन गया कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे लूप बनेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो अब ये लूप बन रहा है तो आपको अभी ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके रेंज क्या होंगे। सेम यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे भी इसी प्रकार का लूप बनाइए, हो गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज है कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, ये वैल्यूज किधर जा रही है, देखो ये वैल्यूज इन्फिनिटी की ओर जा रही है, बढ़ते जाएगी ऐसी, टच नहीं करेगी, बढ़ते जाएगी टच नहीं करेगी, घटते जाएगी टच नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं। तो आप यहाँ से ये ग्राफ है एक्चुअली में जो हमने ब्लू लाइन से बनाया है वो ग्राफ है कोसेक फंक्शंस का, और ये जो ब्लैक लाइन से बनाया है वो एक्चुअली में साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। तो इसका जो रेंज होगा, अब आप देखिए ये 1 के ऊपर जितने भी नंबर से इन्फिनिटी तक उन सबको ले रहा है, 1 को भी ले रहा है आउटपुट में और -1 को भी ले रहा है आउटपुट में। तो कौन से वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, मतलब जो आपका कोसेक एक्स फंक्शन है ना, वो इसका जो रेंज होगा वो एक्चुअली में रियल नंबर सारे होंगे एक्सेप्ट -1 और 1 ओपन इंटरवल के बीच के नंबर। -1 लेगा और +1 लेगा। अब इसको बहुत लोग समझते नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। रेंज क्या होगी, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोसेक एक्स की बात कर रहा हूँ। कोसेक एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कोसेक एक्स इक्वल लेस देन इक्वल टू -1, ये इसका रेंज हो गया। कैसे लिखेंगे, देखो कोसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 समझ में आ रहा है, 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, करेक्ट है। इस इनपुट के लिए 1 होगा, मतलब π/2 के लिए ये 1 होगा, करेक्ट है। कोसेक π/2 1 होता है, ठीक है। कोसेक -π/2, इस -π/2 इनपुट के लिए ये -1 होगा, और फिर -1 के नीचे के जितने भी नंबर से वो सबको ले रहा है, 1 के ऊपर के जितने भी नंबर से सबको ले रहा है, 1 को भी ले रहा है आउटपुट में, करेक्ट है कि नहीं। तो इसका मतलब कोसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोसेक एक्स लेस देन इक्वल टू -1, या फिर आप बोलेंगे इसका जो रेंज है R -1 to 1 ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि ये -1 और 1 के बीच के वैल्यू नहीं ले सकता। इसका ये भी मतलब हो गया कि कोसेक एक्स इक्वल टू, अगर मैंने बोल दिया 1/2 तो भैया ये नॉट पॉसिबल चीज है, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। कोसेक एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कभी आ ही नहीं सकती। ग्राफ को देख लीजिए,
तो ये 1/2 नहीं हो सकता, 0.7 नहीं हो सकता, 0.8 नहीं हो सकता, -0.5 नहीं हो सकता। करेक्ट है। -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यूज कोसेक एक्स नहीं लेगा। कोसेक एक्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ। अब आपने देख लिया कि ये कैसे निकल जाता है, टाइम बचा है। तो अब हम लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, सेक एक्स फंक्शन। और आप तो अब हम सीधा ग्राफ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बोला था कि सेक एक्स फंक्शंस को बनाना है तो आपको पहले कॉस एक्स का बनाना पड़ेगा। कॉस एक्स का ग्राफ ये है। हाँ, आपको अगर कॉस एक्स की बात करें तो ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, और ये पाई है, और ये -पाई है। करेक्ट है कि नहीं? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये सॉरी, ये π/2 है, और ये कितना है? -π/2। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कॉस फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। कॉस फंक्शंस के बाद में हमारा जो फंक्शन होगा वो सेकंड फंक्शन इस प्रकार का चलेगा, है ना। इनको टच नहीं करेगा, इनको टच नहीं करेगा, ये 1 है। और इसी प्रकार से यहाँ दूसरा लूप ले लीजिए। दूसरा लूप इस प्रकार का आएगा, -3/2। ठीक है, फाइन। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार के बनेगा। यहाँ पर ले लीजिए, तो ये यहाँ से ऐसे टच करते चलेगा। तो वही बात यहाँ पे भी आ रही है, ऐसे ही फिर ये ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो देखो, हम बात कर रहे हैं सेक एक्स फंक्शन की। 1/cos x है। cos x कहाँ कहाँ 0 होता है? तो x = 2n + 1 π/2। ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z। तो डोमेन जो होगा सेक फंक्शन का, डोमेन R में से 2n + 1 π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z। और आपका रेंज अब आपको समझ में आ गया। ये भी वैसे ही होगा, -1 to 1 के बीच के नंबर को नहीं लेगा, बाकी सारे नंबर्स लेगा। इसका मतलब जो सेक एक्स फंक्शन है वो >= 1 होगा, या फिर सेक एक्स फंक्शन है वो <= -1 होगा। ये सारी चीज़ें अब आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ग्राफ को आपने देख लिया, ग्राफ इस प्रकार का जो ब्लैक लाइन से बना है वो बन गया आपका सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ। और सेक एक्स फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए आपको कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बना लेना है, और इस वे में इसको बना लेना है। दूसरा रूप अगर आप बनाना चाहते तो और बना लेते, कोशिश कर लेते। हाँ, -π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3π/2। ये ग्राफ इस प्रकार का होता है। करेक्ट है कि नहीं? तो अब अगर माना जाए इसका ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा। टच नहीं करेगा, इधर टच नहीं करेगा। तो ये और इस प्रकार के ये लूप चलते जाएंगे। तो ये हमारा सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबके ग्राफ बना लिए, सारे फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, डोमेन भी देख लिए, रेंज भी देख लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।